हेलो हेलो हेलो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त, एक बार बताओगे आप सब कैसे हैं? वर्षा, दिवाकर, मनीषा, शशि चौधरी, शिवम कुमार, दीपू राजपूत, सिमी चौधरी, राहुल गुप्ता, निक्की, राजेश चौधरी जाट, अमरनाथ सिंह, विक्की यादव, अविनाश कुमार, ऋषभ भाटी, स्वाति, अरबाज खान, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपकी इस हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें हम इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इतने शानदार तरीके से पढ़ते जा रहे हैं जितने शानदार तरीके से हमें किसी पुस्तक में नहीं मिलता, जिसमें हमको किसी क्लासेस में नहीं मिलता। तो कोशिश, वही प्रयास हमारा जारी है। ठीक है भैया, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध मैं कल आपको बता रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा मात्र था। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दुनिया में जहां कहीं भी राज कर रहे थे, वहां इनके बीच में एक झगड़ा चला जो 7 सालों तक चलता रहा, चाहे वो अमेरिका में हो या भारत में हो, जहां कहीं भी इनकी कंपनियां थी। तो उस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत पर आया, इसको हम बोलते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। और इसी कर्नाटक युद्ध के बीच में एक लड़ाई होती है, इन्हीं 7 सालों के बीच में, 22 जनवरी 1760 को, जिसको हम बोलते हैं वांडीवास। वांडीवास कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहाँ है? वांडीवास पड़ता है तमिलनाडु। तो वांडीवास का एक युद्ध हुआ और वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली फ्रांस से था और अंग्रेज था आयरकूट। इनका झगड़ा हुआ आपस में। जीतता कौन है इस युद्ध को? इसको आयरकूट जीता। कौन जीता? आयरकूट जीता। और ये लाली कौन है? ये फ्रांसीसी गवर्नर है और काउंट डी लाली 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया था। गवर्नर बनकर भारत आया था। ले आओ, भारत आया था। कोई दिक्कत इस बात में? कहते हैं कि डुप्ले, डुप्ले एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, डुप्ले को वापस कब भेजा गया था? आप सब लोग आंसर करेंगे डुप्ले को वापस कब भेजा गया था। तो आप लोगों को एक बात याद होगी कि मैंने बोला कि फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बड़ी भूल थी कि डुप्ले को वापस बुलाया गया। अगर डुप्ले कुछ दिन भारत में और रहता तो फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन कारण क्या था? जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी में तो आप जानते हो सरकारी काम तो सरकारी होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके अपने अधिकार थे, ठीक है, ये अपने डिसीजंस लेते थे और सरकारी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सब लोग आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? काउंट डी लाली, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, 1758 में आया। ये एक असफल व्यक्ति था। कौन था ये? एक असफल व्यक्ति आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, असफल व्यक्ति कहने का क्या कारण है? डुप्ले की जितनी शानदार नीतियां थी सब पर पानी किसने फेर दिया? वो फेर दिया था काउंट डी लाली ने। असफल आप इसको दर्जा दे सकते हैं। और इसी के चलते क्या हुआ? ये फ्रांसीसियों का पतन भारत में हो गया। और फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध से हुआ था? जैसे वेदराके से मैंने बताया था डचों का हुआ, इसी तरह फ्रांसीसियों का पतन हुआ था वांडीवास के युद्ध से। यही युद्ध कारण बना, लिख लेना, यही युद्ध फ्रांसीसियों के पतन का कारण है। फ्रांसीसियों का भारत में अंत माना जाता है। भारत में अंत कौन सा था आपका? वांडीवास का युद्ध। ठीक है, इसके बाद क्या हुए? इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए। और जब आप बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ रहे होंगे आप जानेंगे अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी जीता। क्या जीता अंग्रेजों ने? प्लासी जीता। ठीक है,
ये कब जीत लिया था? वांडीवास से पहले। लेकिन वांडीवास के तुरंत बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। बक्सर का युद्ध ये लोग जीतेंगे, बक्सर जीता। तो इन युद्धों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद की संधियां करेंगे ये लोग, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को घेरेंगे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को घेरेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे आप। तो कहने का मतलब है इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो भारत में बहुत मजबूत हो गई, बहुत मजबूत। और अंग्रेजी सूत्रपात्र के दो युद्ध माने जाते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत मजबूत तरीके से भारत में जो कायम हुआ, उसके कारण कौन से दो युद्ध हुए। जो प्लासी इन्होंने जीता आपका कहाँ? बंगाल में, और बक्सर बिहार 1764 में जो इन्होंने लड़ा, ठीक है। आगे आने वाले देखें हम। अब आगे जानेंगे भैया अंग्रेजों ने और क्या क्या प्रयास किए। तो कर्नाटक की स्थिति को आप समझ गए होंगे, अनवरुद्दीन जैसे को इन्होंने कैसे काबू में लिया था। चलो भाई, जो मतलब इन्होंने बीच में उंगली फंसाई, किसी और के शासन में जाकर के खुद एक्टिव हो गए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत गजब, वेरी गुड। कोई नहीं बच्चा, अभिषेक पांडे जी, इसका ये वर्ष जो है ना, इनका तो देखो आपको रिवीजन करना ही होगा। नहीं जानते हो वो बात अलग है, जानने के बाद भी बोलें। अब आएंगे आपके भैया कर्नाटक युद्ध। क्या आएंगे? कर्नाटक युद्ध आएंगे। ठीक है। और कर्नाटक तो आज में नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। मैसूर ये पुराने नाम है, जैसे चेन्नई का मद्रास था, जैसे कोलकाता का कलकत्ता हुआ करता था, तो ये पुराने नाम है सभी। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप जानते हो किसके समय पर हुई थी, किसने की थी, ये भी जान चुके हैं आप। राजधानी वगैरह मैंने आपको बता दी। विजयनगर साम्राज्य थोड़ा सा समझो। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था, जो पतन हुआ था इसका आदिल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा पतन हुआ था? 1565 का तालीकोटा का युद्ध। 1565 तालीकोटा का युद्ध एकदम से खत्म नहीं हो गया था, कमजोर हो गया था। 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो ये युद्ध कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बना। और लेकिन विजयनगर साम्राज्य एकदम से खत्म नहीं हुआ। यहां एक शासक थे विजयनगर साम्राज्य के ही, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। क्या बोलोगे, क्या नाम है राजा का? चिक्का कृष्णराज, कृष्णराज सेकंड। 1734 से लेकर के 1766 तक तो ये था। और ये जो विजयनगर साम्राज्य में चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, ये था वाडियार वंश का। इसका था वाडियार वंश का शासक था। बहुत मजबूत शासक नहीं है, नाम मात्र का शासक था। और इस नाम मात्र के शासक में दरअसल में क्या हुआ, दो व्यक्ति हैं जो इसके शासन को कंट्रोल करते थे, एक देवराज एक नंजराज। लिख लेना, ये तो वाडियार वंश का शासक था, लेकिन वास्तविक शक्ति, लिखना बच्चे ऐसे, लेकिन वास्तविक शक्ति दो मंत्री भाइयों, मंत्री भी थे और भाई भी थे वो दोनों आपस में, दो मंत्री भाइयों नंजराज और कृष्णराज के हाथ में थी। नंजराज और कृष्णराज के हाथ में थी, हाथ में थी। विजयनगर कर्नाटक में ही था ना, इन दोनों के हाथ में कंट्रोल था। इन्हीं दोनों लोगों ने सेनापति यानी सैनिक कमांडर बनाया था आपका, किसको? सैनिक कमांडर बनाया था हैदर अली को। ठीक है, 1755 के आसपास में। लिखना, इन्होंने, इन दोनों ने, ऐसे लिख लेना, इन दोनों ने ही सैनिक कमांडर हैदर अली को बनाया था। हैदर अली को बनाया था, यानी हैदर अली पहले सेना में था एक, लेकिन दरअसल में हैदर अली इतना मजबूत शासक बन जाएगा
कि वो दोनों, ये दोनों आगे भविष्य में बढ़ के क्या करेगा, नंजराज और देवराज को बेदखल कर देगा। नंजराज और देवराज के हाथ से शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं शक्तियां हैदर अली के हाथ में, जो एक सैनिक कमांडर था। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। और 1761 में क्या होता है, 1761 में हैदर अली सुल्तान बना मैसूर का, मैसूर का सुल्तान बना, खुद को सुल्तान घोषित कर देता है, मैसूर का सुल्तान बना। और विजयनगर साम्राज्य के अधीन इसने मना कर दिया कि हम विजयनगर साम्राज्य के अधीन नहीं है। 1776 में, मतलब 1761 में तो स्वतंत्र हो गया, 1761 में बोला इसने कि मैं विजयनगर साम्राज्य के अधीन नहीं हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि अब तक सब लोग अधीन थे विजयनगर साम्राज्य के। इसने खुद को स्वतंत्र कर लिया। सुल्तान बनने का मतलब है खुद को स्वतंत्र कर लेना, और 1761 में ये स्वतंत्र हो जाता है। 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित किया था, बोला अब ये सारा क्षेत्र मेरे अधीन है, राजा घोषित किया। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं वास्तविक बात पर, जो हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक युद्ध यानी कि मैसूर युद्धों के बारे में। तो शक्ति किसके हाथ में आ चुकी है आपकी, क्या बोलोगे जी, हैदर अली के हाथ में शक्ति आ चुकी है। और आंगल मराठा युद्धों की बात करें तो पहला आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम, आंगल से मतलब है अंग्रेज, आंगल मैसूर युद्ध, मैसूर यानी कि कर्नाटक, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, 1767 से लेकर के 1769 तक। ठीक है, कौन कौन है इसमें युद्ध में, एक तरफ हैदर अली हो गया भैया, हैदर अली हो गया, और हैदर अली के खिलाफ कौन था इधर, आपका वेरेलस्ट, वेरेलस्ट जो कौन है, सीधी सी बात है अंग्रेज है एक। तो हुआ क्या, दरअसल में ध्यान से देखना, ये आंगल मैसूर युद्ध क्यों लड़ा गया, हैदर अली कैसे वेरेलस्ट से भिड़ गया। इसमें हैदर अली के साथ हैं आपके कौन कौन, मराठे और निजाम। मराठे दक्षिण में थे और निजाम थे हैदराबाद के, इन्होंने हैदर अली का साथ दिया। ठीक है, दरअसल में इस युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि ये जो अंग्रेज है, अंग्रेज पहले भिड़ाते हैं किसको, निजाम को, पहले निजाम को भड़का देते हैं। निजाम से कहते हैं यार तुम इसके अधीन काम कर रहे हो, हैदर अली के, जब हम तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरना कैसा, वास्तविक शक्ति निजामी में होनी चाहिए। निजाम भड़क जाता है, कहता ठीक है मैं देख लूंगा इसको, हैदर अली को। लेकिन कहते हैं कि फिर इस बात की खबर चल जाती है हैदर अली को। हैदर अली कहता पहले मैं इस अंग्रेजों को ही देखता हूं, मराठों से उसका संघर्ष चल रहा था, तो वो इनको मना लेता, निजाम को और मराठों को, कहता कि भाई हम भारत की शक्तियां हैं, ये लोग विदेशी हैं, तो हमें साथ रहना होगा। तो कहते हैं कि फाइनली निजाम इसके साथ रहे इस युद्ध में, और मराठे भी इसके साथ ही रहे। जीता कौन इस युद्ध को, इसको जीते ये तीनों, ये जीत जाते हैं भैया। और जब ये जीते तो अंग्रेजों को दिखा कि भाई तीनों एक साथ हैं, तो अब खतरा पैदा होगा, और अंग्रेजों को अपना अस्तित्व जब खतरे में दिखाई दिया तो अंग्रेज बोलते हैं भैया मद्रास की संधि कर लो। तब हुई थी मद्रास की संधि। और पूछा जाएगा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ, ट्रीटी साइन हो गई 1769 में। अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला हैदर अली हमसे गलती हुई है, हम आपसे भिड़े, जितना भी आपका खर्चा हुआ है इस युद्ध में वो सारा आपको देंगे, जो जुर्माना आप बोलोगे आपको वो जुर्माना देंगे, हर जाने की राशि जो फाइन आप चाहें हमसे ले ले। चालू थे अंग्रेज, पता था बेटा अब रेल बनेगी, तो बैक स्टेप लेकर के अंग्रेज ऐसे अपना अलायंस कर लेते थे, संधि कर लेते थे कि भाई अभी फिलहाल इस स्थिति को रोका जाए, कैसे भी आगे लड़ लेंगे फिर से, बड़े चालू थे। तो मद्रास की संधि हुई, तो अंग्रेजों ने संधि में क्या कहा, युद्ध खर्चा देंगे, युद्ध का खर्चा प्लस में हर जाना, और साथ में क्या बोला, साथ में बोला भविष्य में आपके साथ लड़ेंगे। हैदर अली से कह रहे हैं इस बात को, भविष्य में आपके साथ लड़ेंगे।
हैदर अली ने सोचा ठीक है बेटा, दिखाना मत। भारत के शासकों में कमी ये थी, विश्वास बड़ी जल्दी करते थे। अंग्रेजों की नीयत सबको पता थी, विश्वास कर लेते थे। इनको लगता था कि यार मारे तो हैं, आंख उठाएंगे फिर मारेंगे इनको। यही कमी है कि अंग्रेजों को पनपने का मौका मिला, और ये मौका परस्त लोग बड़े हिसाब से देखते थे कि भाई अभी स्थिति कैसी है, अभी क्या करना चाहिए। स्थिति आ जाती है, क्या हुआ देखना ध्यान से। 1771 में, इसके 2 वर्षों के बाद 1771 में मराठों ने आक्रमण कर दिया मैसूर पर। मराठों ने मैसूर पर अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इनकी जो अनबन हो गई आपस में, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण हुआ है? मैसूर, यानी कि हैदर अली पर आक्रमण हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। और अंग्रेजों ने एक वायदा किया था। अंग्रेजों ने क्या बोला था? आपके खिलाफ कोई शक्ति अगर आपके साम्राज्य से भिड़ेगी तो हम आपका साथ देंगे, हैदर अली से बोले थे। लेकिन हैदर अली का साथ दिया क्या इस युद्ध में? अंग्रेज भैया अपनी बात से मुकर गए। उसने बोला, पत्र लिखा कि भाई मराठे युद्ध कर रहे हैं, आओ अंग्रेजों। अंग्रेजों ने कहा भैया तू कौन है? यहां लेंगे। अंग्रेजों ने मौका परस्त तो थे ही, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। हैदर का साथ नहीं दिया। अब इनको मौका मिल गया, यार मराठे एक तरफ से लड़ रहे हैं, इनको पता था ना मराठे इसके साथ नहीं होने चाहिए। तो यहां ये लोग क्या करते हैं कि 1773 में अंग्रेजों ने माहे जो पांडिचेरी के अधीन था, और पांडिचेरी वाला क्षेत्र किसके अधीन था? हैदर अली के। 1773 में अंग्रेज चाल चलते हैं, कहते बेटा मौका है अभी कुछ करने का। तो 1773 में अंग्रेजों ने माहे क्या है? जो फ्रांसीसियों के अधीन था। फ्रांसीसी तो कमजोर हैं इस समय, फ्रांसीसियों के अधीन था। आप कहेंगे जी अभी तो बता रहे थे आप 1760 में पतन हो गया था उनका। पतन से मतलब है वो एकदम कमजोर हो गए थे। फ्रांसीसियों के अधीन था माहे, और संरक्षण किसका था? हैदर अली का। फ्रांसीसी टैक्स किसको देते थे? हैदर अली को टैक्स देते थे। 1773 में अंग्रेजों ने माहे को कब्जे में ले लिया। मौका मिल रहा था इनको, क्योंकि वो तो उधर बिजी था ना मराठों के साथ युद्ध में। अब भैया ये सीधी चुनौती अंग्रेजों की किसको हो गई? हैदर अली को। एक तो साथ नहीं दिया, और प्लस में विश्वासघात और कर रहे हैं, उसको बिजी देख करके मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो अब इसने क्या करा? अब इसने पत्र लिखा वापस मराठाओं को कि भैया हम सब भारत के हैं, एक हैं, जो तुम्हें चाहिए तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसे दिखवा दो मुझे, इस अंग्रेज को जिसने बगावत करी है, मैं पहले इससे भिड़ना चाहता हूं। तो कहते हैं मराठे निजाम और आपके कर्नाटक के बीच में, मैसूर के बीच में फिर से एक त्रिगुट संधि हुई, तीनों फिर से एक हो गए। तो यहां क्या हुई? त्रिगुट संधि हुई, त्रिगुट संधि। और त्रिगुट संधि के चलते हुए फिर क्या किया इन्होंने? समय देख करके 1780 में क्या नाम है? हैदर ने अर्काट, अब बताओ अर्काट कहां की राजधानी बताई थी कल की क्लास में? अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट का युद्ध लड़ा इसने है 1780 में। और यहां कौन था? एक अंग्रेज गवर्नर था बैली। क्या नाम है? बैली। और बैली को बुरी तरह हराया। भाग गया बैली बच करके, जान बचा करके। बैली को बुरी तरह हराया, और ऐसे ही यहां शुरू हो गया आपका क्या? दूसरा कर्नाटक युद्ध। हराया। ये युद्ध किसका पार्ट है? ये सेकंड कर्नाटक वॉर का पार्ट है। तो ध्यान से देखना क्या हो जाता है फिर। सेकंड कर्नाटक वॉर ये शुरू हुआ, इसीलिए बोलते हैं हम दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब से कब तक लड़ा गया था?
1780 से लेकर के, आप कहोगे जी ये कौन सा ब्रैकेट है, गलती से बन गया, कभी ये सोचो गणित में कोई ऐसा ब्रैकेट तो नहीं आ गया। चलो, इसमें कौन कौन से हैं फिर से, हैदर अली वर्सेस आपका अंग्रेज है, और अंग्रेजों में इधर कौन है, अंग्रेजों में इधर होगा आयरकूट। बैली तो हार गया, बैली तो हार गया, तो अब कंट्रोल किसने ले लिया, आयरकूट ने। आयरकूट बोलता मैं देखूंगा इस हैदर अली को, ठीक है, और भैया यहां कोई ऐसी बात भी नहीं है, युद्ध चल रहा है, आयरकूट ने कंट्रोल ले लिया, युद्ध चल रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद के निजाम और मराठों को इसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आयरकूट ने इस बार उनको अपनी साइड कर लिया। हैदर अली ने शुरुआत में आयरकूट को बहुत मारा, बहुत, जिसको कहते हैं बहुत, हालत खराब कर दी आयरकूट की। एक युद्ध हार जाता है, पोर्टा नोवा में दोनों भिड़ते हैं, और इसी युद्ध में क्या हुआ था, पोर्टा नोवा का युद्ध, जिसको हैदर अली हार गया था। क्या बोलोगे, पोर्टो नोवा का युद्ध 1782 की बात है। 1782 में हैदर अली हारा, हर जगह जीत रहा था, कहां हार गया हैदर अली, पोर्टा नोवा के युद्ध में हैदर अली हार गया। अब हार गया तो दिक्कत आई कि अब संधि करनी पड़ेगी, बीच युद्ध में ही, तो क्या बोलते हैं इसको फिर, 1782 में ही हैदर अली मारा गया युद्ध भूमि में। 1782 में हैदर अली मारा गया, मारा गया, दिक्कत हो गई, तो बीच ही युद्ध में कंट्रोल ले लिया आपका आकर के टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कौन है, टीपू सुल्तान है हैदर अली का बेटा, लिख लेना, क्या बोलूंगा, हैदर अली का पुत्र कौन है, हैदर अली का बेटा कौन है, इसका बेटा है टीपू सुल्तान। कहां जाता है, 1782 में चार्ज ले लेता है पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन दरअसल में कहते हैं कि अंग्रेज भी इस समय लड़ते लड़ते, हैदर अली तो बहुत मजबूती से लड़ रहा था, रेल भी बना रहा था अंग्रेजों की, कहते हैं इस युद्ध को लड़ते लड़ते अंग्रेजों ने यह विचार कर लिया था कि भाई हम इस मैसूर साम्राज्य को एकदम से डायरेक्टली भिड़ करके खत्म नहीं कर सकते हैं। और इधर हैदर अली की शक्तियां भी, वो हैदर अली तो मर ही गया, टीपू सुल्तान को भी लग रहा था कि भाई हमारी सेना की शक्तियां कमजोर है, तो बहुत लंबा हम इस युद्ध को चला नहीं पाएंगे। तो संघर्ष होते रहे, और फाइनली 1784 में क्या हुई, मंगलौर की संधि हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब खत्म हुआ, 1784 में। इसका मतलब ही होता भी है यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। तो 1784 में कैसे खत्म हुआ, मंगलौर की संधि हुई, मंगलौर की संधि के द्वारा, कर्नाटक में मंगलौर स्थान पर हुई, स्थान के नाम से होती थी कई बार संधि, जहां बैठ करके हो रही है तो वहीं नाम दे देते थे, मंगलौर की संधि हो जाती है। और मंगलौर की संधि में क्या किया इन्होंने, ध्यान से देख लेना, मंगलौर की संधि में सभी क्षेत्र वापस, ये क्या मतलब है सभी क्षेत्र वापस, सभी क्षेत्र वापस होने से अर्थ है भैया कि अंग्रेजों ने, आपने देखा माहे को कंट्रोल में ले लिया था पहले, उन्होंने बोल दिया ठीक है हम माहे को वापस कर देंगे। इसी तरह इन्होंने किसको कब्जे में ले लिया था, अरकाट को, 1780 में इन्होंने बोला ठीक है अरकाट हम वापस कर देंगे। तो सबने जिसने जिसका जो भी हथियाया था वो सब वापस कर दिया। तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई, ये बात याद रख लेना। और इस आयरकूट के साथ इसमें कौन कौन थे, इन गद्दारों को भी याद रख लेना, जो भारत के गद्दार हैं ये कौन कौन थे, सिंधिया और निजाम। आयरकूट के साथ में कौन कौन थे, सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश, सिंधिया, ठीक है, भोसले थे, भोसले भी बताऊंगा, एक भोसले कौन है, क्षेत्रीय हैं सब लोग, सिंधिया थे, भोसले थे, निजाम थे, ये सब इकट्ठे किसके साथ, अंग्रेजों के साथ हो गए थे अपने लालच के चलते हुए। अंग्रेजों ने लालच ले लिया, कर लिया था इनसे कि मैसूर को अगर हम लोग हराएंगे तो फिर मैसूर का जो भी क्षेत्र हमारे अधीन आएगा वो हम तुम्हें दे देंगे, तुम बस हमें बिजनेस करने देना, व्यापार करने देना, ठीक है। बोलो फटाफट से, बहुत शानदार।
रेड इंडियन बच्चे फिर जाती है वो अमेरिका में। जब आप विश्व इतिहास को पढ़ो ध्यान से तब आपको समझ में आएगा। क्या क्लास कहाँ चल रही है, रेड इंडियन पूछ रहे हो आप लोग? भाई पगलू, कौन सी धरती के प्राणी हो भैया, कुछ भी पूछ लेते हो मतलब है। मुझसे ये भी पूछने लग जाओ जी हमारे गांव में, आपके गांव का जो मैंक है उसकी बहू का क्या नाम है, बता रखे मैंने क्लास में एक दिन वैसा। बहुत शानदार। आगे आ जाओ। गुरुजी टीपू सुल्तान की फोटो नासा पे क्या बोल रहे, नासा पे क्या है? नासा के गेट पे लगी हुई। अच्छा वो बताऊंगा क्यों लगी हुई है नासा के गेट पे उसकी फोटो। 1784 मंगलौर की संधि हुई, सारे क्षेत्र क्या कर दिए गए भैया, वापस कर दिए गए। फिर आता है आपका तीसरा आंगल मैसूर युद्ध। अब अंग्रेजों के तो खलबली है ना, कुछ मिला तो है नहीं। टीपू सुल्तान कमजोर था, टीपू सुल्तान अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो 1790 से 92 तक, 1790 से 92 हुए। इधर कौन है इस बार? टीपू, टीपू सुल्तान। अच्छा बताओ टीपू सुल्तान इसने गड़बड़ पैदा करी थी नहीं करी थी? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के साथ में इधर कौन था आपका, सॉरी एक चीज शायद हम मिस कर गए, टीपू सुल्तान के साथ में कार्नवालिस अंग्रेज। कौन है? कार्नवालिस। अब यहां समझना भैया एक बात को, क्या मिस कर गए हम मिस एक चीज कर गए हैं कि ये जो यहां पूछा जाएगा ना, क्योंकि आप लोग इसमें गड़बड़ कर दोगे। आप लोग ये तो जानते हो कि सेकंड जो कर्नाटक युद्ध है ये आयरकूट ने लड़ा, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंगलौर की संधि अगर पूछ लेना, मंगलौर की संधि में आयरकूट नहीं है। जो मंगलौर की संधि हुई है ये साइन कराई थी किसने? हेस्टिंग्स ने। जो बंगाल में गवर्नर भी होगा, जब गवर्नर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको, हेस्टिंग्स ने साइन कराई थी। ठीक है, कभी आयरकूट से रिलेट कर लोग भी, भैया ने बताया था आयरकूट था वहां, नहीं, संधि करने के लिए आया था हेस्टिंग्स। तो इधर है टीपू सुल्तान और इधर है कार्नवालिस। ठीक है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध भैया ये 3 चरणों में लड़ा गया। कितने चरणों में लड़ा गया? 3 चरणों में लड़ा गया। और 3 चरणों में किस प्रकार लड़ा गया? पहले चरण में आपका आया एक अंग्रेज, पहले चरण में एक अंग्रेज आया, नाम था क्या? मिडो। ये देखना ये वाला पेन दिख जाएगा ठीक? अरे चल जा, चलो इसे छोड़ ही दो। पहले चरण में पहला चरण था, फर्स्ट स्टेप में कौन आया था अंग्रेजों की तरफ से? मिडो। और मिडो को भैया बहुत बुरी तरह मारा था, मिडो एकदम असफल रहा। मिडो को किसने मारा? टीपू सुल्तान ने। ये जो कार्नवालिस आया ना, ये कार्नवालिस आया था सेकंड फेज में, सेकंड चरण में आया था, दूसरे चरण में। तो ये तो पहला चरण तो अंग्रेजों की जो कोशिश थी वो क्या हो गई? असफल हो गई। दूसरे चरण में कार्नवालिस आया, कार्नवालिस को शुरुआती दूसरे चरण में सफलता नहीं मिली। तीसरे स्टेप पर ये फिर से सारे अंग्रेज इकट्ठे होकर आते हैं, इसमें मिडो विडो ये कार्नवालिस वगैरह सब आए, तो जाना जाता है किसको? कार्नवालिस को ही। ठीक है, इसमें क्या हो गया? टीपू सुल्तान भैया हार जाता है। टीपू सुल्तान क्या हो गया? हार गया। ठीक है, फिर बात आई टीपू सुल्तान को बड़ा सदमा हुआ, और बड़ा सदमा हुआ था, सॉरी चौथे को बाद में बताऊंगा। जब टीपू सुल्तान को हारने का बड़ा दुख हुआ और यहां टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। मेरे एग्जाम में आया था, जब मैंने 2016 सीपीओ दिया था ना, तो तब मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे आज भी ध्यान है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में, 1792। इसमें क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो 50% क्षेत्र था, 50% क्षेत्र वो टीपू को देना पड़ा, अपने टोटल साम्राज्य का 50% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या वादा कर रखा था? निजामों से और मराठाओं से इसने बोल रखा था कि अगर मुझे जो क्षेत्र मिलेगा उसमें से आधा आधा हम करेंगे। तो 25% तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पास रखेगी और 25% किसको देगी? किसको देगी बोलो? किसको? भोसले को, सिंधिया को और आपका निजाम को। लेकिन अंग्रेज बड़े चालू, उस 50% में से देखा उपजाऊ जमीन कौन सी है,
उपजाऊ जमीन अपने पास रखी और इन भारत के मूर्खों को दे दी अनुपजाऊ जमीन, बंजर जमीन। तो याद रख लेना, यही एक स्टेटमेंट निकल के आया था कार्नवालिस का। क्या कहा था इसने? अपने दुश्मन को तो हमने पंगु बना ही दिया। पंगु मतलब अपाहिज। किसको कह रहे हैं? दुश्मन, टीपू सुल्तान को। अपने दुश्मन को तो पंगु बनाया ही बनाया, अपने दोस्तों को भी हमने पंगु बना दिया है। दोस्त किसको कह रहे हैं? दोस्त बोल रहे हैं सिंधिया को, जो आपके भोसले हैं और निजाम है। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को कौन हार जाता है? आपका टीपू सुल्तान हार जाता है। और हारने के बाद संधि हुई। टीपू सुल्तान को इस बार विवश होना पड़ा संधि के लिए। बोला जी ठीक है, आपको जो मंजूर वो करिए। तो इन्होंने बोला 50% दे दो भाई। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। आप सोचेंगे जी हार गया तो 100% क्यों नहीं ले लिया? ऐसा भी तो 100 को 100% ले लेते, इससे 100% ले लेते तो फिर क्या होता? फिर मराठे और निजाम जो इनके साथ में थे वो लड़ते, उनको ज्यादा क्षेत्र देना पड़ता, फिर वहां संघर्ष उनके बीच में पैदा होता। और फिर इनको ये ऐसे ट्रीटी साइन करते थे, मतलब इनको लगता था कि भारत के राजाओं के प्रति इनकी कुछ अच्छी आशाएं भी हैं। अंग्रेज तो व्यापार के लिए आए हैं बेचारे, देखो पूरा क्षेत्र नहीं ले रहे हैं। उपजाऊ इससे लिया और उस उपजाऊ में से भी क्या बोलते हैं, जो सबसे बेकार था वो भारतीयों को दे दिया। तो कुल मिलाकर के छोटे से क्षेत्र तक सीमित रह गया कौन? आपका 50% तक। कौन? आपका टीपू सुल्तान। फिर होता है चौथा युद्ध। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799। इसमें कोई सेनाएं सीधी तरह से नहीं भिड़ी, गुपचुप तरीके से यह युद्ध हुआ। और अपने किले में, श्रीरंगपट्टनम के किले में कौन है? टीपू सुल्तान रात को सो रहा है आराम से। पहुंच जाते हैं, एकदम से हमला कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जाकर के किले पर धावा बोल दिया, सोते हुए टीपू सुल्तान को घेर लिया। मारकाट हुई, इनको कुछ नहीं पता कहां टीपू सुल्तान है कहां नहीं। गोलियां चली, किले पर गोलियां चलाई गई, टीपू सुल्तान के गोली लग जाती है, टीपू सुल्तान की मौत हो गई। अब इन्होंने पूरा किला छान लिया, टीपू सुल्तान नहीं मिला इनको। बाद में इनको जब इन्होंने टॉर्च वॉर्च मार के देखा, इन्होंने देखा टीपू सुल्तान तो यहां है। ये कहते हैं टीपू सुल्तान का इतना खौफ भी था इन लोगों में कि मरे हुए टीपू सुल्तान के पास कोई नहीं जा रहा था। तो टीपू सुल्तान ने अपने आप को बहुत मजबूत भी किया था, एक मजबूत शासक भी था। भारत का इसको पुराना जो रॉकेट प्रणाली है, जो मिसाइल प्रणाली है, उसका भारत में जनक इसको माना जाता है। फिर भी क्यों अंग्रेजों से हार गया? धोखे की वजह से। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में क्या हो गई? टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान, सफेद कपड़ों में टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान की मौत हो गई भैया। और याद रख लेना, यहां कौन है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को किस अंग्रेज ने नेतृत्व किया था? वेलेजली ने, जो डुप्ले की सहायक संधि को भारत में लागू करेगा, जो मराठाओं का नाश कर देगा। मराठाओं के बारे में तो पढ़ना है अभी, मराठा हमने पूरे थोड़ी पढ़े थे, मैंने बताया था ना, जब अंग्रेज आ जाएंगे तब पढ़ेंगे बाकी। चलो भाई, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर जी, संधि क्यों करते थे लोग? बताया था बच्चे, अभी बताया, आपने सुना नहीं ध्यान से। ट्रीटी क्या होती है? आपके दुश्मन और आपके घूसा बाज जाए, मैच टाई होना समझते हो? टाई। तो जब कमजोर देखते थे ना एक बार को, तो ऐसे कभी कभी टाई हो जाता था। जैसे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ है? टाई हुआ है ना। और कभी कभी आपको लगता भैया ये सामने वाला मारेगा, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है मैं हार गया, मान लिया मैंने। ये संधि है, ट्रीटी है। चलो भाई, तो यहां टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और चौथे को लीड किसने किया था? अंग्रेज कौन है? अंग्रेज है इधर से वेलेजली। टीपू सुल्तान की बात अगर हम करें तो टीपू सुल्तान को हम क्या बोलते हैं? शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? ये आपका टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने ही क्या जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी? जैकोबिन क्लब, किसने की थी स्वतंत्रता? सॉरी, जैकोबिन क्लब की सदस्यता। आप सोच रहे होंगे जैकोबिन क्लब क्या है?
जैकोबिन क्लब दरअसल में ये नेपोलियन का क्लब था। किसका? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का क्लब है। किसका क्लब था ये? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक शासक है फ्रांस का। और आप पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, बंधुत्व समानता की बातें हमने कहां से लिए? फ्रांस की क्रांति से लिए। ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो ये जैकोबिन क्लब की सदस्यता वो लोग ग्रहण करते थे जो लोग चाहते थे कि दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अंग्रेजों का क्या था? राजतंत्र था। रानी है, रानी का बेटा, चार्ल्स फलाना ढिकना। तो ये राजतंत्र था। ये लोग बोलते थे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करते थे, यानी कि इसने नेपोलियन से पत्राचार, बाकी लोगों से, आसपास के शासकों से अपने पत्र लिखे। किसने? आपके टीपू सुल्तान ने। तो जैकोबिन क्लब की स्वतंत्रता का वृक्ष इसी ने लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। दुनिया का पहला मिसाइल मैन कौन है? इसलिए है भैया, इसकी नासा पे जो है ना तस्वीर, दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। रॉकेट प्रणाली को इसने विकसित किया था। भारत का ये शासक है जिसके पास एक आधुनिक नेवी थी। आधुनिक नेवी, नेवी मतलब नौसेना, आधुनिक नेवी रखता था। ये बात याद रख लेना, ठीक है? क्या दिक्कत है? और टीपू सुल्तान को अगर कोई बोले, अब देखो कुछ मिथ बताता हूं मैं टीपू सुल्तान को। इसका जन्म जो हुआ था टीपू सुल्तान का, वो 1780 में हुआ था। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? 1750 में, 80 नहीं। जन्म इसका कब हुआ था? 1750 में। अब कुछ लोग, पता एक मिथ है, लोग बोलते हैं, कुछ लोग बहादुर बोलते हैं टीपू सुल्तान को, कुछ लोग कहते हैं कि इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। मुस्लिम शासक था। कुछ लोगों का मिथ है कि इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। हिंदू मंदिर इसने तोड़े, लेकिन क्या ऐसे हिंदू राजा नहीं हुए जिन्होंने हिंदू मंदिर तोड़े? मराठों ने जब दक्षिण में आक्रमण किया मैसूर वाले क्षेत्र में, तो मराठों ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं हो जाता है कि यह हिंदुओं के खिलाफ था। इसने तो बल्कि, अगर मैं आपको बताऊं, जो शारदा देवी की मूर्ति थी जो महाराष्ट्र मराठों के आक्रमण के दौरान टूटी थी, उस शारदा देवी की मूर्ति को इसने मरम्मत कराया था। श्रृंगेरी मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? आपका टीपू सुल्तान ने कराया था। तो इस बात से जज नहीं करेंगे। ओके, चलो। अत्याचार इसने किए थे हिंदुओं पर? नहीं, हाँ बिल्कुल किए थे, लेकिन इसने उन मुस्लिमों पर भी अत्याचार किए थे जो इसके शासन के खिलाफ थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे आ जाएंगे। बहुत शानदार। टीपू सुल्तान की एजुकेशन कितनी थी? बेटा बीटेक कर रखी है इसने, एरोनॉटिक्स है। पहले तो एरोनॉटिक्स है और फिर पढ़ा था रॉकेट साइंस है। एलोन मस्क, जो आज एलोन मस्क है ना, वो एलोन मस्क पहले, मतलब पुनर्जन्म में एलोन मस्क ही था। ये टीपू सुल्तान एलोन मस्क का दोबारा जन्म हुआ है। अरे यार, कैसी कैसी बात करते। उस टाइम डिग्री मिलती थी, ऐसी शिक्षा होती थी उस समय। अबे तुम जो है पगलू हो। अरे टीपू सुल्तान की एजुकेशन कितनी थी? बीएड कर रखी है इसने। चलो, अंग्रेजों ने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा? क्योंकि भैया भारत में व्यापार करने आए थे और भारत पड़ता था उनके ईस्ट में, इसलिए नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। चिक्का कृष्ण कौन था? भैया चिक्का कृष्ण मैंने बता दिया, वाडियार वंश का वो अंतिम शासक था। किधर? आपका विजयनगर साम्राज्य पर। ओके लाला। गुरुजी पॉलिटेक्निक कर रखी होगी इसने। हाँ, बहुत सारे साक्ष्य है बच्चा इसके। युद्धों के दौरान मस्जिदों का भी इसने, इसके द्वारा नाश किया गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। रोहित पांडे, लव यू भाई, लव यू लव यू। चलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? और ये इनकी बहुत, मैं वो सुन रहा हूँ शिकायत, नूका जी मेरे पिताजी क्लास देख रहे हैं। ये तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ तुमसे, पागल मत हो, पिताजी और माताजी मत ऐसा बोले करो। पिताजी क्लास देख रहे हैं, माताजी क्लास देख रही हैं। कुछ तो पागल हो गए। उन्होंने सोचा अब पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे इससे,
तो इससे नाम लिया जाएगा। हमें बड़े कलाकार हो। तो मैसूर युद्ध आप समझ पा रहे हैं, फाइनली कंट्रोल मैसूर पर किसका हो गया है? वो अंग्रेजों का हो गया है। किसका हो गया है? अंग्रेजों का हो गया है। ठीक है, इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मराठों के बारे में। अब अंग्रेजों ने और कहां युद्ध किए? अंग्रेजों ने और किस किस को कंट्रोल किया? तो यहां आते हैं आपके आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों के मराठों से जो युद्ध हुए, आंग्ल मराठा वॉर। कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कितने हुए? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जैसे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। इसके कारण हैं 1772 में, मैंने बताया था ना, 1771 में क्या किया था मराठों ने? आक्रमण कर दिया था मैसूर पर। 1772 में माधवराव की मौत हो गई। माधवराव पेशवा थे उस समय। माधवराव की मौत हो गई। अब माधवराव की जब मौत हो गई तो माधवराव के बाद गद्दी पर कौन आया? पुत्र आया, और क्या नाम है? नारायण राव। तो नारायण राव आ जाता है गद्दी पर 1713 में, सॉरी 1773 में। ये तब की बात चल रही है जब रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए थे, अंग्रेज एक्टिव है उस समय। तो माधवराव की मौत के बाद नारायण राव आ गया गद्दी पर भैया। ठीक है, और किसके बाद में? हाँ, अपने मराठों में मैंने आपको 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा दिया था, याद है या नहीं याद है? मैंने क्या बोला था? एक व्यक्ति था रघुनाथ राव, जो सबसे बेहतर कमांडर था मराठों का, और पानीपत के युद्ध को मराठे बिल्कुल जीत जाते अगर रघुनाथ राव लीड कर रहे होते। याद है ये बात? नहीं। तो नारायण राव के बाद में बात करते हैं। इस नारायण राव की हत्या करके रघुनाथ राव, जहर दे दिया था भैया इसको, नारायण राव को। रघुनाथ राव पेशवा बन गया। रघुनाथ राव कौन बन गया था उधर? पेशवा बन गया। कोई दिक्कत नहीं, पेशवा बन गया तो। लेकिन ये जो आपका नारायण राव है, नारायण राव की तो हत्या हो गई है भैया। तो इस नारायण राव की जो विधवा है, नारायण राव की विधवा, इनकी विधवा कौन थी? विधवा का नाम है गंगाबाई। गंगाबाई, और गंगाबाई का पुत्र है, मतलब नारायण राव और गंगाबाई का पुत्र है। नारायण राव और गंगाबाई का पुत्र, क्या नाम है पुत्र का? माधवराव। माधवराव अपने पिता का नाम अपने साथ लगाता था, नारायण राव, नारायण राव सेकंड, द्वितीय। तो देखो, जब पिता की मौत हो गई नारायण राव की, तो गद्दी पर किसको आना चाहिए था? माधवराव नारायण राव सेकंड को आना चाहिए था गद्दी पर, नो डाउट। लेकिन गद्दी पर इसके पिता की मौत करके गद्दी को किसने हड़प लिया था? रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव एक बेहतरीन सैनिक कमांडर था, तो अब ये इसको गद्दी पर कैसे बिठाए? तो ये गंगाबाई ने डिसीजन लिया और गंगाबाई की मदद की। याद रख लेना, गंगाबाई की मदद की। याद रखना, यहां एक बात लिखेंगे, माधवराव को पेशवा बनाया गया नाना फडणवीस की मदद से। किसने हेल्प की? नाना फडणवीस की मदद से। ये जो पेशवा चल रहे थे ना, पेशवाई में, है ना? चलो भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सर जी, डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल और गुंटूर ये वो क्षेत्र हैं बच्चे इन्होंने अंग्रेजों ने निजामों को दे करके इन्हें अपने फेवर में किया था। छोटे छोटे क्षेत्र थे। चलो सर जी, आपकी अपनी राइटिंग की पीडीएफ डलवा दिया करो। अरे वाह, क्या बोलेंगे? माधव राव को पेशवा बनाया गया। हर क्लास में नहीं लिखता मैं इतना अच्छा, जब मैं जल्दी में लिखता हूं तो देखा हूं कैसा लिखता हूं, प्रैक्टिस सेट में राय तो बना देता हूं फिर मैं।
माधव राव को पेशवा बनाया गया नारायण फडणवीस की मदद से, यानी कि रघुनाथ राव को हटा दिया गया। और रघुनाथ राव को जब हटा दिया गया, ठीक है, बोलेंगे एक बार सर जी हिंदू शासक तो अभी तक चल रहे हैं, फिर आपने हुमायूं हेमू को अंतिम हिंदू शासक क्यों कहा था? बावड़े दिल्ली की गद्दी पर कहा था। पगलूट यार बड़ा दक्षिण चल रहा, साउथ में है ये। दिल्ली की गद्दी पर अंतिम सम्राट बताया था, दिल्ली का नाम आ रहा है कहीं? पहले मैंने नॉर्थ कवर किया सारा, अभी मैं दक्षिण को थोड़ा कवर कर रहा हूं, फिर मैं दक्षिण को पूरा कवर करूंगा, दक्षिण के वंशों, क्योंकि मुझे अभी आपको पल्लव पढ़ाने हैं, चेर चोल विजयनगर पढ़ाना है, राष्ट्रकूट वंश आपको पढ़ाना है, मुझे पाल वंश मुझे आपको पढ़ाना है। वो एक एक क्लास में 3-4 क्लास में वो सारे कवर होंगे, हैं? तो हम दक्षिण में चल रहे हैं लाला अभी। भाई अल्प बुद्धि। तो रघुनाथ राव के पास क्या विकल्प है? रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया, भाई मदद मांगने, बोला जी मुझे गद्दी पे बिठाओ कैसे ही करके। अब ये इनसे तो भिड़ नहीं सकता। नाना फडणवीस बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे उस समय के, बड़े कूटनीतिक, आचार्य चाणक्य से इनकी कंपैरिजन किया जाता है। तो ये गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और क्या बोलता है? 1775 में सूरत की संधि करता है इनसे, सूरत की संधि। और सूरत की संधि में क्या हुआ था? इसने बोला था जी जो ये सूरत है ना, ये सूरत क्या करेंगे कि जितना भी हमारा क्षेत्र है, एक सूरत तो व्यापार के लिए इन्होंने 10,000 पर ले लिया था टैक्स के लिए, किससे? फर्रुख शेर ने दे दिया था इनको, टैक्स फ्री तो इनका तभी हो गया था 10,000 सालाना में। इसने क्या बोला जी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सूरत आपके हवाले। और याद है एक बसीन क्षेत्र था, क्या था? बसीन, जिसको मैंने आपने बताया था बाजीराव, याद करो, चीते की चाल बाज की नजर, और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। क्या कहा था मैंने? 1739 में बसीन के क्षेत्र को जीता था, 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला को खदेड़ने के बाद में। तो ये जो बसीन था 1739 वाला, बसीन को देने का वादा किया, देने का वायदा किया कि जी हमारे अधीन जो है ये बसीन आपको चला जाएगा। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया? अंग्रेजों ने 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी दी, 2500 सैनिक की एक टुकड़ी दी कि ले इसको ले ले और जा मर। 2500 सैनिक की टुकड़ी दी, जा मार काट कर अपनों से। अंग्रेज तो बड़े चालू थे, बोले जा 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 भिड़ जा, 2500 सैनिक ले जा, और क्या ले, जान लेगा। ऐसे शुरू होता है आपका भैया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसको हम कहते हैं। और इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही सूरत की संधि हुई 1775 में, लेकिन वास्तव में कौन है? माधव राव है। तो यहां हम देखते हैं स्थिति को, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो रही है। तो फिर हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब है। अंग्रेजों को जो पलीता लगाना था उन्होंने लगा दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला आपका 1775 सूरत की संधि से शुरू होकर के 1782 सलबाई की संधि तक, 1782 सलबाई की संधि तक यह युद्ध चलता है। इस युद्ध में कौन कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्सेज में कौन है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्सेज में कौन है? यहां पूछा जाता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व मराठों की तरफ से किसने किया था? महादजी सिंधिया। क्या बोलोगे? महादजी सिंधिया और होलकर साहब। महादजी सिंधिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं, महादजी सिंधिया और आपका मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। नतीजा क्या हुआ? बड़े जबरदस्त तरीके से मराठे लड़े, और मराठे क्या करते हैं? इसको जीते भी। दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय अगर हम नाम दे कि इधर रघुनाथ राव लीड कर रहा था, और रघुनाथ राव के साथ में वो 2500 सैनिक हैं। 2500 सैनिक कौन से हैं? जो सूरत की संधि के थ्रू इनको मिले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया आपका, क्या हुए नतीजा देखना इसका। इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ सलबाई की संधि। और मैंने आपको बताया सलबाई संधि का मतलब है कि यहां युद्ध खत्म हो गया होगा 1782 में।
तो 3 शर्तें तय हुई इस सलवाई की संधि के द्वारा। 3 शर्तों में इन्होंने क्या बोला, सर जी याद करने की दवाई बता दीजिए। बेटा सुबह शाम 3.5 घंटे मुर्गा बनो। सुबह को 3.5 घंटे अगर मुर्गा बन जाओगे आप, और सूरज की तरफ देखना, और इस टाइम टेबल को रोज 1-1 घंटे बढ़ाओ। पहले दिन 3.5 घंटे, फिर 4.5 घंटे, और सूरज की तरफ मुंह करके मुर्गा बनना है। तो आप पाओगे कि 2 साल में आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। इसके अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं है। न्यूटन भी यही करता था, आइंस्टीन ने भी यही किया, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक, एलोन मस्क खुद करता है यार। न्यूटन, एडिसन ने जब बल्ब बनाया पहले ये चीज करी थी उसने, तब उसको थ्योरम व्योरम समझ में आई सारी। तो सलवाई की संधि में 3 शर्तें हुई हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त, इन्होंने जो रघुनाथ राव है उसको मदद से इंकार किया। अब देखो अंग्रेज हार चुके हैं ना, हारते ही तो सुसरे कतई घोटे टेक के कह रहे जी बाबूजी जो करवाना वो करवा लो। रघुनाथ राव की मदद से इंकार, उससे बोले 2500 सैनिक वापस कर। मदद से इंकार। उसने कही, अब उन्होंने पता था कि यार रघुनाथ राव तुम्हारा आदमी था अपना, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा ऐसा कर दो जो इसको बुरा भी ना लगे। तो इसको 25,000 रुपए मासिक की पेंशन देने लग गए। बोले हमारे पास मत आना दोबारा, चल। मासिक पेंशन दे करके भेज दिया। दूसरा क्या शर्त थी इसमें? माधव राव को इन्होंने पेशवा माना, अंग्रेजों ने माधव राव को पेशवा माना, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने कि भाई पेशवा माधव राव को ही होना चाहिए। तीसरा क्या था? तीसरा था 20 वर्षों तक के लिए हां करके गए कि जी 20 वर्षों तक हम लोग इधर आएंगे भी नहीं। अब आप सोचेंगे जी 21वें वर्ष के लिए क्यों मराठे मान गए? तो मतलब ऐसी होती थी ट्रीटी साइन कि 20 वर्ष तक के लिए आप ये जिम्मेदारी दीजिए कि भाई आगे देखना जो होता रहे सो सही है। 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं, झांकोगे भी नहीं इधर। अंग्रेजों के ठीक है बाबूजी, और अंग्रेज देखो झांके नहीं है, स्थिति नहीं बन रही ना। नाना फडणवीस है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। तो कहने का मतलब है दूसरा युद्ध कहां अंत हुआ? आपका सलवाई की संधि से अंत होता है। और सलवाई की संधि इधर कौन है? मराठों का पलड़ा इसमें भारी रहा, याद रख लेना। और दिक्कत आएगी सन 1800 में। क्या हुआ था? सन 1800 में दिक्कत आएगी। 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो जाएगी। नाना फडणवीस की मौत हो गई, और नाना फडणवीस की मौत के बाद में मराठे बट गए। और मराठे बट कैसे गए? जो पुणे वाला क्षेत्र था यहां तो पेशवा रह गए। पेशवा कहां रह गए? पुणे में। सिंधियाओं ने खुद को अलग कर लिया। जो ग्वालियर में मराठे थे, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बाबा जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई मरवा दी थी। ग्वालियर कहां थे ये? ग्वालियर में। गायकवाड़ कहां के थे? बड़ौदा के। गायकवाड़ों ने खुद को अलग कर लिया मराठा साम्राज्य से। नाना फडणवीस की बदौलत ये जुड़े हुए थे, ये समझ लो। ऐसे ही थे होलकर, इंदौर के। होलकर कहां से बिलोंग रखते थे? इंदौर से। होलकरों ने भी खुद को अलग कर लिया। फूट पड़ गई भैया सब लोग जो बांधे हुए थे। जैसे बोलते ना देश का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से, तो ये टूटने चले गए। होलकर कहां हो गए? इंदौर में। और भोसले जो हैं ये कहां पहुंच गए भैया? भोसले कहां के थे? नागपुर के। तो ये सब लोग अलग अलग हो गए। ठीक है। और आगे मैं कल आपको बताऊंगा कि ये होलकर ऐबबाजी करेंगे। ऐबबाजी करेंगे मतलब होलकरों की पेशवाओं से बिल्कुल नहीं बनेगी। 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में। और ये होलकर, ये जो माधव राव है ना, इस माधव राव को हटा करके विनायक राव को गद्दी पर बिठा देंगे। फिर संघर्ष छिड़ जाएगा भैया। तो फिर होगा तीसरा आंगल मराठा युद्ध। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और कल मैं आपको बंगाल के नवाब भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद गवर्नर। तो धीरे धीरे अब हम अपने कोर्स को खत्म करने की ओर चलते चले जाएंगे। ओके भैया, चलो चलो, कोई दिक्कत? सर जी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते। पढ़ाएंगे बेटा उसने क्या बदलाव करे आधुनिक भारत का, या आधुनिक भारत का अग्रदूत क्यों कहते हैं, पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रथाओं से उन्होंने, जो अंधकार में आप लोग जी रहे थे, आप नहीं मतलब आपके पूर्वज, उससे उन्होंने उसको दूर किया। तो पढ़ेंगे हम आगे चल करके सारी चीजें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें दोस्त। ओके।